हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीए क्लास। तो जो भी व्यूवर्स यहाँ पे नए हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिए। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे समास क्या होता है और उसके बारे में पूरी जानकारी। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो अभी देखेंगे सामासिक शब्द क्या होते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इससे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। उसके बाद देखेंगे समास विग्रह क्या है। सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता, पिता, माता और पिता। उसके बाद देखेंगे समास और संधि में क्या अंतर है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि में उच्चारण के नियम का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं। इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दो वर्ण में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता, जैसे पुस्तक अधिक आलय, पुस्तकालय। उसके बाद देखेंगे हम समास के भेद कौन कौन से हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। तो आज देखेंगे हम पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम अव्ययी भाव समास के उदाहरण। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, यथासाध्य, जितना साधा जा सके, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, आमरण, मृत्यु तक, यथास्थान, स्थान के अनुसार, निर्भय, बिना भय के, अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ, निर्विवाद, बिना विवाद के, धड़ाधड़, धड़धड़ की आवाज़ के साथ। देखते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला समास वह होता है। इसे बनाने में जो दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए अभी यहाँ पे, राह के लिए खर्च, राह खर्च। यहाँ पे दूसरा पद जो देखिए खर्च जो है वो प्रधान है। खर्च तो है मगर किसके लिए है, राह के लिए खर्च है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राजा का पुत्र, राजपुत्र। यहाँ पे पुत्र तो है लेकिन किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, तो यहाँ पे पुत्र जो पद है वो प्रधान है। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखते हैं, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। यहाँ पे कृत तो है, ये कार्य तो किया है मगर किसने किया है, तुलसीदास ने किया है। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण यहाँ पे है। अभी देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है
कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अभी इन सभी भेदों के बारे में विस्तृत से जानकारी लेंगे। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छुपा होता है। कर्म कारक चिन्ह को होता है। इस को कर्म कारक विभक्ति भी कहा जाता है। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पहला है वन गमन, वन को गमन। यहाँ पे जो को आया है वो कर्म कारक चिन्ह है। दूसरा उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पे भी जो को है वो कर्म कारक चिन्ह है। तीसरे उदाहरण में देखते हैं मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। यहाँ पे भी जो को है वो कर्म कारक चिन्ह है। तो जिस भी उदाहरण में को कर्म कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो अभी देखते हैं करण तत्पुरुष समास, जहाँ पहले पद में करण कारक का बोध होता है। इसमें दो पदों के बीच करण कारक छुपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो के द्वारा और से ये जो पद है वो किसी भी विग्रह में आते हैं तो वहाँ पे करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि उदाहरण पहला स्वरचित, स्व द्वारा रचित। यहाँ पे जो द्वारा आया है इससे पता चलता है कि यह करण तत्पुरुष समास है। उदाहरण दूसरा मन चाहा, मन से चाहा। यहाँ पे भी से आया है तो ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखते हैं धन से हीन। यहाँ पे भी से आया है तो ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छुपा होता है। संप्रदान कारक चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे आसान भाषा में बोला जाए तो जिस भी विग्रह में के लिए होता है वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि उदाहरण पहला विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यहाँ पे के लिए आलय है इसलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण देखते हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पे भी के लिए घर है तो यहाँ पे भी संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ है। उसके बाद तीसरा उदाहरण विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, के लिए यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है, इसीलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ है। अभी देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छुपा होता है। अपादान कारक चिन्ह या विभक्ति से अलग होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि किसी चीज़ से अलग हो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण पहला दूरागत, दूर से आगत। इसमें दूर से आगत है मतलब दूर से वो अलग है तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हुआ है। उदाहरण दूसरा पाप मुक्त, पाप से मुक्त मतलब यहाँ पे पाप जो है उससे वो पूरी तरह से मुक्त है, अलग है, इसीलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हुआ है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तो यहाँ पे भी नेत्र से हीन है, वो नेत्र से अलग है, इसीलिए यहाँ पे भी अपादान तत्पुरुष समास हुआ है। अभी देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छुपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, की, के होते हैं, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो का, की, के जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण पहला देखते हैं राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे का इस्तेमाल हुआ है इसलिए यह संबंध तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण है लोकतंत्र, लोक का तंत्र। यहाँ पे भी का इस्तेमाल हुआ है इसलिए यह संबंध तत्पुरुष समास है। उसके बाद है तीसरा उदाहरण जलधारा, जल की धारा। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसलिए यह संबंध तत्पुरुष समास है। अभी देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में, पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो जिस भी विग्रह में मैं, पर होता है
उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पहला देखते हैं, कार्यकुशल, कार्य में कुशल, यहाँ पे में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। उदाहरण दूसरा, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यहाँ पे पर विग्रह में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। उसके बाद उदाहरण तीसरा, वनवास, वन में वास, यहाँ पे भी में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। देखते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। पहला उपभेद है उपपद तत्पुरुष समास, दूसरा है लघुपद तत्पुरुष समास, तीसरा है नत्र तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है, जैसे नभचर, कृतज्ञ, जलद, लकड़हारा इत्यादि, यह सब उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब देखेंगे लुप्त पद तत्पुरुष समास। जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो और तब उसका सामासिक पद बने तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे उदाहरण पहला, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ पे में डूबा हुआ ये पद लुप्त हुआ है, इसलिए यह लुप्त पद तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, से चलने वाली गाड़ी यहाँ पे लुप्त हुआ है, इसीलिए यह लुप्त पद तत्पुरुष समास है। के बाद देखते हैं नत्र तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, इसीलिए उसे नत्र तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पहला, असभ्य, न सभ्य, जो कि सभ्य नहीं है वो असभ्य है। उदाहरण दूसरा, अनंत, न अंत, जिसका कोई अंत नहीं वह अनंत है। उदाहरण तीसरा, अनादि, न आदि, जिससे पहले कोई भी नहीं है वह है अनादि। इस तरह नत्र तत्पुरुष समास होता है। भी देखते हैं कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण पहला, नील गगन, नीला है जो गगन, गगन तो है मगर कैसा है, वह नीला है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ है, क्योंकि उसका उत्तर पद यहाँ पे प्रधान है। दूसरा उदाहरण है पीतांबर, पीत है जो अंबर, यहाँ पे भी दूसरा पद प्रधान है, जो अंबर है वह पीत है। उसके बाद तीसरा उदाहरण देखते हैं, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, मुख प्रधान है यहाँ पे और वो मुख कैसा है, चंद्र जैसा है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ है। उसके बाद है महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पे आत्मा जो पद है वह प्रधान है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ है। उसके बाद देखते हैं कर्मधारय समास के भेद। पहला है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास, दूसरा है विशेष पूर्वपद कर्मधारय समास, तीसरा है विशेषणोभय पद कर्मधारय समास, चौथा है विशेषोभय पद कर्मधारय समास। अभी देखते हैं विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास होता है, यानी कि पहले पद में जब विशेषण होता है तो वहाँ पे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे कि उदाहरण पहला, नीली गाय, नील गाय, यहाँ पे जो नीली है वह विशेषण है। उदाहरण दूसरा, पीत अंबर, पीतांबर, यहाँ पे पीत जो है वो विशेषण है, इसीलिए यहाँ पे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास हुआ है। तीसरा उदाहरण, प्रिय सखा, प्रिय सखा, यहाँ पे जो सखा है वो प्रिय है, प्रिय यहाँ पे विशेषण है, इसीलिए यहाँ पे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास हुआ है। इसके बाद देखते हैं विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेष्य होता है और इस प्रकार के सामासिक पद ज़्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। जैसे कुमारी श्रमणा, कुमारी श्रमणा, ये संस्कृत का पद है कुमारी, इसीलिए यहाँ पे विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास हुआ है। तो अभी देखते हैं विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे कि नीलपीत, सुनी अनसुनी,
कहनी, अनकहनी, इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि दोनों जो पद है वो विशेषण है, इसीलिए यहाँ पे विशेषणोभय पद कर्मधारय समास हुआ है। उसके बाद आता है विशेष्योभय पद कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं, जैसे कि आम गाच्छ, वायस दंपत्ति, इसमें दोनों पद जो है वो विशेष्य है, इसीलिए यहाँ पे विशेष्योभय पद कर्मधारय समास हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कर्मधारय समास के उपभेद। पहला है उपमान कर्मधारय समास, दूसरा है उपमीत कर्मधारय समास, तीसरा है रूपक कर्मधारय समास। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में और जानकारी। सबसे पहले देखते हैं उपमान कर्मधारय समास। इसमें उपमानवाचक पद का उपमेय वाचक पद के साथ समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच से इव या जैसा अव्यय लोप हो जाता है और दोनों पद चूंकि एक ही कर्ता, विभक्ति, वचन और लिंग के होते हैं, इसीलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है, उसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विद्युत जैसी चंचला, विद्युत चंचला। सीधे सीधे कहा जाए तो इव या फिर जैसा, इन अव्यय पदों का जहाँ पे लोप होता है वहाँ पे उपमान कर्मधारय समास होता है। उसके बाद दूसरा है उपमीत कर्मधारय समास। यह समास उपमान कर्मधारय का उल्टा होता है। इस समास में उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है, उसे उपमीत कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि अधर पल्लव के समान अधर पल्लव, नरसिंह के समान नरसिंह। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी पद या अव्यय लोप नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे अव्यय को सम्मिलित किया गया है, इसीलिए यह उपमीत कर्मधारय समास है। उसके बाद तीसरा उपभेद है रूपक कर्मधारय समास। जहाँ पर एक दूसरे पर आरोप होता है वहाँ पर रूपक कर्मधारय समास होता है। जैसे मुख ही है चंद्रमा, मुख चंद्र। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक दूसरे पर आरोप हुआ है, इसीलिए यह रूपक कर्मधारय समास हुआ है। द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हुआ दिखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो जिस भी पद में संख्यावाचक कोई भी शब्द होता है तो वहाँ पे द्विगु समास होता है और उसमें भी वह संख्या किसी समूह को दर्शाती है, न कि उसके अर्थ को दर्शाती है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अभी देखते हैं द्विगु समास के उदाहरण। पहला उदाहरण नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। यहाँ पे नौ जो है यह संख्यावाचक पद है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है दोपहर, दो पहरों का समाहार। यहाँ पे भी दो संख्यावाचक पद है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। यहाँ पे भी पांच जो है वह संख्यावाचक पद है। उसके बाद चौथा उदाहरण है त्रिलोक, तीन लोगों का समाहार। यहाँ पे भी तीन जो है वह संख्यावाचक पद है। उसके बाद पांचवा उदाहरण है चौगुनी, चार गुनी। यहाँ पे भी चार ये जो पद है वह संख्यावाचक पद है। इस तरह से इन सभी उदाहरणों में जो संख्यावाचक शब्द आए हैं, इसीलिए यहाँ पे द्विगु समास हुआ है। उसके बाद देखते हैं द्विगु समास के भेद। पहला है समाहार द्विगु समास, दूसरा है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। तो चलिए अभी इन दोनों भेद के बारे में जानते हैं। तो अभी पहला भेद है समाहार द्विगु समास। समाहार का मतलब होता है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी कोई चीज़ इकट्ठा हुई है, उसका समुदाय हुआ है, तो उस समास को समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि तीन लोगों का समाहार त्रिलोक, यहाँ पे तीन लोगों का समाहार हुआ है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है पांचों वटों का समाहार पंचवटी, ये पांच वट इकट्ठा हुए हैं। तीसरा उदाहरण है तीन भुवनों का समाहार त्रिभुवन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि तीन भुवनें इकट्ठा हुए, उनका समाहार हुआ है। इस तरह से इन सभी उदाहरणों में जो समाहार हुआ है या फिर जो इकट्ठा हुए हैं, इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे समाहार द्विगु समास हुआ है। के बाद दूसरा है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा या फिर उत्पत्र के अर्थ में, जैसे कि उदाहरण दो माँ का दु माता। दूसरा उदाहरण दो सूतों का मेल का दु सूती। उसके बाद दूसरा प्रकार है जहाँ पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, जैसे कि पांच प्रमाण, पंच प्रमाण, पांच हथड़,
75। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उत्तर पद है वह प्रधान है और इसीलिए यहाँ पे उत्तर पद प्रधान द्विगु समास हुआ है। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद गौण नहीं होता। यह दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों जो पद है वह प्रधान होते हैं, कोई भी पद गौण नहीं होता और इनमें और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, इसीलिए उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद देखते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। पहला उदाहरण अपना पराया, अपना या पराया। यहाँ पे दो विलोम शब्दों का मेल हुआ है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है पाप पुण्य, पाप और पुण्य। यहाँ पे भी दो विलोम शब्द आए हैं। तीसरा उदाहरण है अमीर गरीब, अमीर और गरीब। यहाँ पे भी दो विलोम शब्द आए हैं। उसके बाद चौथा उदाहरण है जलवायु, जल और वायु। इस उदाहरण में विलोम शब्द तो नहीं है, मगर जो दो पद है वह दोनों के दोनों प्रधान पद है, इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ है। उसके बाद पांचवा उदाहरण है गुण दोष, गुण और दोष। यहाँ पे जो दो पद है वो विलोम शब्द है और दोनों के दोनों पद प्रधान हैं। इस तरह से इन सभी उदाहरणों में जो दो पद है वह दोनों के दोनों प्रधान हैं, इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ है। देखते हैं द्वंद्व समास के भेद। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व, तीसरा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व। तो चलिए इन भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। वह द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में जो पद बनते हैं वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वे दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी दो या दो से अधिक पद जब और शब्द से जोड़े जाते हैं और वो अलग अस्तित्व रखते हैं तो वहाँ पे इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो अभी देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण। पहला उदाहरण है राम और कृष्ण, राम कृष्ण। दूसरा उदाहरण है माँ और बाप, माँ बाप। तीसरा उदाहरण है अमीर और गरीब, अमीर गरीब। चौथा उदाहरण है गाय और बैल, गाय बैल। पांचवा उदाहरण है बेटा और बेटी, बेटा बेटी। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पद है और दोनों के दोनों प्रधान हैं, इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ है। और यहाँ पे जो दो पद है वह और से जोड़े गए हैं, इसीलिए यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। उसके बाद दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व समास। समाहार का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा होता है और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। इसका मतलब है कि जब द्वंद्व समास के दोनों पद और इस समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब समाहार द्वंद्व समास होता है। अभी देखते हैं समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण। पहला उदाहरण दाल रोटी, दाल और रोटी। दूसरा उदाहरण हाथ पाँव, हाथ और पाँव। तीसरा उदाहरण आहार निद्रा, आहार और निद्रा। यहाँ पे हम देख सकते हैं और इस समुच्चय बोधक शब्द से तो दोनों पद जुड़े हैं, मगर वह अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते, तो किसी समूह का निर्देश देते हैं, इसीलिए इन सभी उदाहरणों में समाहार द्वंद्व समास हुआ है। उसके बाद तीसरा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छुपे होते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज़्यादा से ज़्यादा दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है, जैसे कि उदाहरण पहला पाप पुण्य, पाप या पुण्य। उदाहरण दूसरा भला बुरा, भला या बुरा। उदाहरण तीसरा थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस द्वंद्व समास में
दो विपरीतार्थक शब्द आए हैं, इसीलिए यह वैकल्पिक द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि पद आते हैं वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका मतलब है कि जिस भी समास में वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि पद आते हैं तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। इसके बाद देखते हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण। पहला है गजानन, गज का आनन है जिसका वह गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह शिव। तीसरा उदाहरण दशानन, दश है जिसके आनन वह रावण। चौथा उदाहरण चक्रधर, चक्र को धरने वाला विष्णु। पांचवा उदाहरण पीतांबर, पीले है वस्त्र जिसके वह कृष्ण। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वह, जिसके, वाला, ये सब शब्द आए हैं, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास के भेद। पहला भेद है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। दूसरा भेद है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। तीसरा भेद है तुल्य योग बहुव्रीहि समास। चौथा भेद है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। पांचवा भेद है प्रादि बहुव्रीहि समास। तो चलिए इन सभी भेदों की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले पहला भेद है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में उक्त हो जाता है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण जीती गई है इंद्रिया जिसके द्वारा, वह है जितेंद्रिय। दूसरा उदाहरण दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोज। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि कर्ता जो है वो कारक विभक्ति का हुआ है और वह कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है। उसके बाद दूसरा भेद है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन इस समास में पहला पद तो कर्ता कारक विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है, उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि शूल है पानी में जिसके शूल पानी। उदाहरण दूसरा वीणा है पानी में जिसके वीणा पानी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला पद है वो कर्ता कारक विभक्ति का है, लेकिन बाद वाला जो पद है वह संबंध कारक का हुआ है, इसीलिए यह व्यधिकरण बहुव्रीहि समास हुआ है। इसके बाद तीसरा भेद है तुल्य योग बहुव्रीहि समास। जिसमें पहला पद सह होता है वह तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है। इसे सह बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। सह का अर्थ होता है साथ, और समास होने की वजह से सह के स्थान पर केवल स रह जाता है। इस समास में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विग्रह करते समय जो दो सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो वह समास में पहला हो जाता है। जैसे जो बल के साथ है वह सबल। दूसरा उदाहरण जो देह के साथ है सदेह। जो परिवार के साथ है वह सपरिवार। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जो सह है वह स की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। इसके बाद चौथा भेद है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। जिससे घात या प्रतिघात की सूचना मिले उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में यह प्रतीत होता है कि इस चीज से और उस चीज से लड़ाई हुई है। जैसे कि मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई, मुक्का मुक्की। दूसरा उदाहरण है बातों बातों में जो लड़ाई हुई, बाता बाती। तो हम इन दोनों उदाहरणों में देख सकते हैं कि जो लड़ाई हुई है वो किस चीज से हुई है, और इसीलिए यह कह सकते हैं कि यह व्यतिहार बहुव्रीहि समास है। इसके बाद पांचवा भेद है प्रादि बहुव्रीहि समास। जिस बहुव्रीहि समास का पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादि बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नहीं है रहम जिसमें बेरहम। दूसरा उदाहरण नहीं है जन जहाँ निर्जन। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला पद है वह उपसर्ग है, तो इसीलिए यह प्रादि बहुव्रीहि समास हुआ है। समास समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।